हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री वंस अगेन। सो आई होप आपकी ईपीएफओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया फर्स्ट लेक्चर फॉर द रिवीजन बैच वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फर्दर स्टडीज करेंगे, अकाउंटिंग बेसिस के फर्दर पार्ट में चलेंगे। ठीक है, तो आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, तो हम उसको आगे फर्दर जो भी अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं हम उसको आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक्स में बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली एक तो देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कुछ मैं आपको टर्म्स भी बताऊंगा अकाउंटिंग के रिलेटेड, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स का एक अलग से भी लेक्चर होगा जो या तो नेक्स्ट लेक्चर होगा या उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर लेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आगे टर्म्स, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो भी आपको यूज होंगी उसको यूज करने से पहले हमें उनका मतलब जानना जरूरी है, ताकि आपको अच्छे से उन टर्म्स का मतलब समझ में आए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि हमारा फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लस हमारा टेस्ट सीरीज भी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिकॉज जो आप तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ के लिए उसके लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस, एज सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम वे में आपको प्रैक्टिस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपको बहुत मुश्किल होगी एग्जाम्स में। बिकॉज आपको देखिए, एस्पेक्ट्स ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन सारे आते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट ये भी होता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। जो आप टाइम मैनेज, आपको मान लीजिए 100 के 100 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन आते हो, बट आपको टाइम मैनेजमेंट ना आता हो तो आप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सारे के सारे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा जो फुल वीडियो कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली आज मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, पहले तो हम पिछली बार का रिवाइज कर लेंगे एक बार, जो हमने पिछली बार पढ़ा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस हमने पढ़ा था, उसमें हम बुक कीपिंग का पार्ट अलग रख देते हैं, बुक कीपिंग वहां पर खत्म हो गया, अकाउंटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज मेन जो पर्पस है हमारा अकाउंट्स जो प्रिपेयर करने का आपके बिजनेस में, वो हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट है। क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप करेंगे, ठीक है, क्लासीफाई तक करेंगे तो वो सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करना हुआ, बुक कीपिंग हुआ, बट आगे आपको उसको एनालाइज भी तो करना है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उस बिजनेस को बंद करेंगे, या उसके जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करेंगे, या फिर उसके ऑपरेशंस को चेंज करेंगे, ताकि आपका जो बिजनेस है वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ मूव हो पाए। राइट, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अकाउंटिंग क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, अभी इसमें ना एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इवेंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके रिलेटेड भी ईपीएफओ में पिछले जो एग्जाम्स आए हैं उसमें भी ईपीएफओ ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा सिंपली कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चंस है वो इवेंट के रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है वो ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है। ठीक है, एक बार आप जो भी, अगर आपको मान लीजिए कोई भी डाउट आता है जो मैंने पिछली बार पढ़ाया, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं दोबारा। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या हुआ, जो हमारा मनी से रिलेटेड है, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है, वेदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, चाहे इंटरनल भी हो। अगर इंटरनल मतलब क्या, जो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं वो इंटरनल हो गया, और एक्सटर्नल मतलब क्या, जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो एक्सटर्नल है। और उसका जो रिकॉर्डिंग करेगी कि दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं
इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे, ताकि हमको सारी ट्रांजेक्शन्स याद रहें, ठीक है। और उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि डेटर्स मतलब क्या, जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिनको हमें पैसा देना है। तो डेटर्स का कितना बैलेंस है, मतलब डेटर्स को हम लास्ट में कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है। तो हम सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करके, एनालाइज करके, फिर अपने जो मालिक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। अब आपके केस में जैसे अब स्कूल का एग्जांपल मैंने पिछली बार लिया था, ठीक है, तो आपके केस में जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो बेसिकली आपके पूरे स्कूल्स को मैनेज करता है। तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई स्कूल में जो है इतनी फीस कलेक्ट हो रही है, इतने बच्चे आ रहे हैं, इतना एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस एरिया में वो चीज, वो बिजनेस या वो चीज करें कि ना करें। अगर हमें लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली क्यों हम वो चीज करेंगे उस एरिया में, राइट। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली विल कंटिन्यू दैट थिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो आइए आगे मूव करते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक इवेंट मैंने आपको बताया कि कुछ हम लोग जो है टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक इवेंट मैंने आपको बताया जो मनी से रिलेटेड हो। अब वो इकोनॉमिक इवेंट एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, मतलब आप जैसे यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो है वो स्टोर की जो है मान लीजिए कि ओनर है, ठीक है, स्टोर की ओनर है और ये इनके कस्टमर्स हैं। ये ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर के साथ मतलब जो कस्टमर के साथ जो ग्रोसरी स्टोर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बेसिकली क्या होंगे, एक्सटर्नल इवेंट्स होंगे, ठीक है। और जो इंटरनल इवेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए दो स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर, दो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो एक ग्रोसरी स्टोर से अगर बी ग्रोसरी स्टोर में कोई गुड्स या कोई मटेरियल मूव हो रहा है तो उसको हम इंटरनल इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ग्रोसरी स्टोर के मालिक है, इन्होंने आगे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ठीक है, उनको वो जो सैलरी दे रहे हैं वो भी इंटरनल इवेंट में आएगी। तो विद इन बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे इंटरनल इवेंट में आएंगे। और जो आउटसाइड द कोर्स ऑफ जो मतलब थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कस्टमर्स के साथ हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये अपने जिससे हम मटेरियल खरीदते हैं वेंडर्स के साथ हो रहे हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट को भी हम टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में कि हमने गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे किया। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आइदर इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, राइट। चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एक क्रक्स है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन में जब भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा उसकी वजह से अकाउंट के बैलेंसेस में चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट क्या होता है आपको पता है ना, जैसे आपका बैंक में अकाउंट है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। वैसे ही जब अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं उसमें अलग अलग बंदों के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट में कि इस बंदे से लेना है कि इस बंदे को देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस में, मान लीजिए आप एप्पल का जो क्या बोलते हैं वो एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपका जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, ठीक है, एक एक्स करके बंदा है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, एप्पल का प्लांट है, एक्स करके बंदा है, ठीक है, एक्स करके बंदा है, वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। मतलब क्या, जैसे रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया, आपके फोन्स को यूज करने की, जैसे चिप्स हो गई, जो ग्लासेस हो गए, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल आपके फोन को बनाने में लगते हैं वो बंदा एक्स सप्लाई करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल उसने 10 रुपए का मटेरियल सप्लाई किया आपको, ठीक है। अब उसका अकाउंट अलग से बनेगा, बिकॉज अब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक्स बंदे को हमें 10 रुपए पे करने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बी बंदा है, बी बंदा आपका कस्टमर है, ठीक है। बी बंदे को हमने वही 10 रुपए का मटेरियल यूज करके मान लीजिए 12 रुपए में बेच दिया उसको, ठीक है। तो बी बंदे को हमने 12 रुपए का वो बेच दिया, तो बी बंदे से हमें वो पैसा कलेक्ट करना है। तो इसलिए अकाउंट्स में सबके सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं। जैसे बैंक में सबका देखो सेपरेट अकाउंट्स होता है, बैंक अगर सबके अकाउंट एक साथ मिक्स कर दे तो उसको क्या पता चलेगा कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। जैसे आपका भी बैंक में सेपरेट अकाउंट होगा, आपके फादर का भी सेपरेट अकाउंट होगा, आपकी मदर का भी सेपरेट अकाउंट होगा, वैसे ही अकाउंट्स में हम सबका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी वजह से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज आता है, ठीक है। 10 रुपए का मटेरियल खरीदा, एक्स को पे करना है अब हमें, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ। बैंक में आप पैसे डाले, वो एक ट्रांजैक्शन हो, उसमें उसकी वजह से आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, आपने बैंक से पैसे निकाले, आपका अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। तो ट्रांजैक्शन में अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है, देयर इज चेंज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है।
उसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज हो जाती हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इवेंट, यहां पर कोई भी चेंज नहीं होता अकाउंट बैलेंसेस में, ठीक है। अगर उस इवेंट से अकाउंट का बैलेंस चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन भी बन सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट हो सकते हैं, बट इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। अगर उस इवेंट से आपका जो है कोई अकाउंट का बैलेंस चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इवेंट में क्या बोलूं, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि 31 मार्च को आपका स्टॉक कितना था, ठीक है, इन्वेंट्री कितनी थी, मान लीजिए आपने बहुत सारे मैन्युफैक्चर कर लिए, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनने हैं, तो आपने पूरे साल आईफोन मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। अब आप डे एंड को देखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इतना रॉ मटेरियल पड़ा है, इतना मेरे पास फिनिश गुड्स पड़ा है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया एक्स बंदे से वो कितना पड़ा है मेरे पास, और जो मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया वो कितना पड़ा है। तो इसका मान लो 1000 क्वांटिटी बचा है, इसका मान लो 100 क्वांटिटी बचा है, तो ये एक इवेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, उस दिन स्टॉक काउंट परफॉर्म किया, 31 मार्च को स्टॉक काउंट परफॉर्म किया, चेक किया कि हाँ भाई हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, और जो हमारे बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है उसके साथ हम लोग मैच करेंगे, हाँ भाई ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इवेंट हुआ, इसकी वजह से अगर आपका स्टॉक लेफ्ट है 1000 रुपये, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई देयर इज अ स्टॉक लेफ्ट इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी, दैट इज नोन एज इवेंट, बिकॉज इसकी वजह से कुछ भी बैलेंस में चेंज नहीं आ रहा है। हाउएवर ट्रांजैक्शंस में आपके बैलेंस में चेंज आ रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इवेंट में और ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। अब मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं, देयरफॉर इट इज राइट टू से ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, ठीक है। सारे के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि इवेंट ट्रांजैक्शन हो। इवेंट ट्रांजैक्शन कब बनेगा, जब इवेंट का ट्रांजैक्शन बनेगा जब उसकी वजह से कोई अकाउंट बैलेंस में चेंज आए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है आपके एग्जाम्स के लिए, इवेंट और ट्रांजैक्शन में। तो क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, बिकॉज टू बिकम ट्रांजैक्शन एन इवेंट मस्ट बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब एक ना कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हम ना जनरली जैसे बहुत सारी टाइप के बिजनेस वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एंटिटीज, बहुत टाइप की एंटिटीज। मतलब क्या, बिजनेस की लैंग्वेज में या अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम एक प्रीमाइसेस या जहां पर बिजनेस परफॉर्म कर रहा है या कंपनी का जो नाम है उसको बेसिकली हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज या तो अगर आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस चलते हैं इंडिया में। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या कि 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे मिलके काम कर रहे हैं, पार्टनर है वो, ठीक है। उसके बाद कंपनी, ठीक है। कंपनी भी बहुत टाइप्स की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। बहुत सारी प्रीमाइसेस है इंडिया में, बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है इंडिया में। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी होगी, तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं, एक नाम से पुकारते हैं कि एंटिटी, वो है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसको हम एंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग में शॉप को भी एंटिटी बोलेंगे, अगर कोई बड़ी कंपनी होगी उसको भी हम एंटिटी बोलेंगे, ठीक है। एंटिटी वर्ड आपको याद रखना है। एंटिटी मतलब क्या हो गया कि जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस रन कर रहा है, कंपनी रन कर रही है, शॉप रन कर रहे हैं, तो हम उसको एक नाम से पुकारेंगे, दैट इज एंटिटी, ठीक है। उसी के बेस पे एक कंसेप्ट है दैट इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस का एक सेपरेट, क्या बोलते हैं, मैं बताता हूं आपको, बिजनेस का एक, बिजनेस और उसका ओनर, ठीक है। बिजनेस और ओनर को आपको मिक्स नहीं करना है। बिजनेस की एक सेपरेट लीगल, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ओनर अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, विच वॉज नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस, ठीक है, ओनर ने मान लीजिए कोई अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 302 उसने वायलेट कर दिया, तो ओनर पे केस होगा, बिकॉज ओनर
ओनर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो कंपनी है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, तो ओनर पे केस होगा वो, ठीक है। ये नहीं आप कंपनी पे केस कर रहे हो। अगर मान लो इन केस कोई बिजनेस में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, ठीक है, बिजनेस में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो जो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स हैं वो कंपनी पे केस करेंगे, ओनर पे केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ कंसेप्ट, इट इज अ वेरी मेजर प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस और ओनर को हम लोग एक डिफरेंट पर्सन मानते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल देते हो ना कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, ये तो एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है ये तो एक ही बात है। बट बिजनेस के केस में एक ही बात नहीं होती। बिजनेस के साथ जो बिजनेस से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, और जो ओनर अपना पर्सनल काम यूज कर रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल कि अब देखिए यही लॉजिक है कि हम बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, सर कि हम जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट की, ठीक है, वो हम लायबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप बैलेंस शीट बनती है ना, तो यहां पर हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, कैश, ठीक है। यही लॉजिक है कि हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट फ्रॉम ओनर एंड बिजनेस, इसलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, ना कि एसेट साइड। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जो आप अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, बिकॉज आपको ओनर को और बिजनेस को कंबाइन नहीं करना है। दे बोथ जस्ट ट्रीट देम एज डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स की तरह आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ओनर जो है बिजनेस से कोई भी अपना पर्सनल पैसा तो वो जो पैसा है वो कैपिटल से एडजस्ट होगा। मतलब मान लीजिए ड्राइंग्स क्या होती है, मान लीजिए इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स माने क्या कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, तो वो हमेशा कैपिटल से एडजस्ट होगा, ठीक है, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे उसको। हम ये एज्यूम कर लेंगे बिकॉज उसने हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उसने कैपिटल ही कम डाली बिजनेस में, क्योंकि उसने पर्सनली तो पैसा निकाल लिया, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता फिर कहानी डिफरेंट होती, बट ये कंसेप्ट है और ये आपको याद रखना है, राइट। फिर आते हैं यूजर्स कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं लास्ट में अकाउंटिंग के बाद, ठीक है, जो हम मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो बेसिकली यूजर्स दो टाइप के होते हैं। वन इज इंटरनल यूजर्स, जैसे मैंने इकोनॉमिक इवेंट मैंने आपको बताया था ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वैसे ही यूजर्स भी दो टाइप के होते हैं। वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर बेसिकली क्या होते हैं, जो ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब ओनर्स को तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ना, उनको तो पता चलना चाहिए कि मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद, या फिर उसको चेंज करेंगे हम, उसके जो भी ऑपरेशन है उनको चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस को हम रखेंगे, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं उनको भी जरूरी है कि हाँ भाई, क्योंकि मैनेजर को ही बेसिकली रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ओनर्स को मैनेजर ही रिपोर्ट्स पूरी बनाते हैं, जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस होगा, ठीक है, आपका कोई बिजनेस होगा तो आपने भी आगे अकाउंटेंट रखे होंगे, ठीक है, अकाउंटेंट रखे होंगे, तो अकाउंटेंट्स ही आपको बताते हैं कि हाँ सर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। लार्ज ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अंबानी जी हैं, अंबानी जी इतना बड़ा RIL चला रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनको ये थोड़ा पता है कि भाई इतने दिन में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इतनी जगह प्लांट्स हैं उनके, तो वो एक एक थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं। जो वो उनके मैनेजर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे हर एक जगह पे, तो वही उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयज को भी जानना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई सारे के सारे कंप्लाइंसेस हो रहे हैं, हमारा जो PF है वो हो रहा है, जितना सैलरी का कॉस्ट आ रहा है उतना ही हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो सब भी जानना एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि जो PF का पैसा है वो भी पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं वो कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, बाहरी कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तो उनको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हैं। फिर जो लैंडर्स हो गए, जिन्होंने आपको मटेरियल बेचा हुआ है, आपके मतलब क्रेडिट बेस पे मटेरियल बेचा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद फिर आपके सप्लायर्स हो गए। लेंडर्स मतलब इन्वेस्टर्स और लेंडर्स में क्या डिफरेंस है? लेंडर्स मतलब आपके बैंक्स आ गए, मतलब जिन्होंने आपको लोन दे रखा है बेसिकली। इन्वेस्टर्स मान लीजिए कोई कंपनी है बाहर की जिसने आपकी कंपनी के ऊपर पैसा लगाया हुआ है। सप्लायर्स जिन्होंने आपके ऊपर आपको मटेरियल दे रखा है क्रेडिट बेस पे, मतलब पैसे मटेरियल आज सेंड कर दिया, पैसे 10 दिन बाद देंगे। तो हाँ, सप्लायर्स को भी पता होना चाहिए ना कि भाई हाँ भाई ये जो कंपनी है ये हमें पैसा वापस कर सकती है, इसकी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन है कि हमें पैसा वापस कर सकती है कि नहीं कर सकती। उसके बाद जो कस्टमर्स हो गए, ठीक है, कस्टमर जिनको हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, उनको जाना। फिर टैक्स अथॉरिटीज होगी। टैक्स अथॉरिटीज क्यों? बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट के बेस पे ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। फिर गवर्नमेंट, सेम बात होगी। ऑडिटर्स को जानना, क्योंकि ऑडिटर्स ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसको ऑडिटर्स ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पब्लिक को जान। अब पब्लिक मतलब जो लिस्टेड जैसे कोई अगर आप में से स्टॉक मार्केट में डील करता होगा, ठीक है, तो उसके जिसके बाद इन्होंने शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे मान लीजिए तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के कि हाँ भाई ये कंपनी डेट फ्री है, मतलब इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, इसने प्रॉपर्ली टैक्स भरा है कि नहीं भरा, इसका अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं है। तो उस केस में पब्लिक को भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कुछ उसके लिए आप पब्लिक को चाहे फाइनेंशियल्स दें चाहे ना दें, बट अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, दैट इज पब्लिक कंपनी है, तो आपको फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ठीक है। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, आई एम रणछोड़दास छाछड़ वाला, शिमला आया चतुर, वो यही है, वही है कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग के, कि ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, रिकॉर्ड करो, मेजर करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, एनालाइज करो और कम्युनिकेट कर दो। यही है कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंट्स। और ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलनी है। ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। ऑब्जेक्टिव, हम क्यों अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज करने का एक ऑब्जेक्टिव। आप पढ़ रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको ईपीएफओ एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अब अकाउंट्स बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हमें हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो। मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम मान लो जी आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, कल ट्रांजैक्शन कर दिया, अब आपको अगर आप रिकॉर्ड नहीं करें, फिर आपको 2 दिन बाद याद आ रहा है नहीं यार ये तो ट्रांजैक्शन मैंने 2 दिन पहले किया था, मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने होते हैं। आप मान लीजिए अगले साल सेल कर रहे हैं या पिछले साल आपने सेल की, वो आप आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिकली मतलब डेट वाइज आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, एक्चुअल डेट पे जिस दिन वो ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमने जैसे वो चतुर रामालिंगम वाला जो हमने एग्जांपल लिया, उसके बेस पे हम लोग रिकॉर्डिंग के बेस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। बिजनेस की समरी निकल के आए, समराइज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बन जाएंगे तो एक बेसिकली समरी निकल के आ जाती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्स के टाइम क्या करते हैं, जैसे जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं, बट हमें जब रिवीजन करनी होती है हम बेसिकली समरी पढ़ लेते हैं, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बेस पे हम लोग आगे एग्जाम देने जाएंगे। वैसे ही जब आप अकाउंटिंग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आपका पूरा समराइज, एक बिजनेस का पूरी समरी निकल के आ जाती है, हाँ भाई ये जो इससे प्रॉफिट हो रहा है कि इस बिजनेस से लॉस हो रहा है, राइट। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग को एक गैप करके एक प्रोसीजर है, दैट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस दे रखी है कि आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए अकाउंट बनाएंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, डोंट वरी। इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये भी पूछा गया ईपीएफओ में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये कुछ जैसे अब टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना है। तो अगर हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैसे उन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, जो जीएसटी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी इससे कंप्लाई होती है अगर आप अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं।
उसके बाद फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा दैट यूजर्स कैन यूज द डाटा। यूजर्स मैंने आपको बताया कौन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। उसको उनको देखिए जो यूजर्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, रोज रोज तो आपके बिजनेस में घुसेंगे नहीं, उनको तो एक प्रॉपर समरी चाहिए कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो उनको भी एनालाइज करने के लिए इजी हो जाता है कि हाँ भाई, और वो लोग कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ भाई हम इस जगह इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें कि ना करें, या फिर इस कंपनी के शेयर लें या ना लें। फिर ये कम्युनिकेट, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन को कम्युनिकेट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने के लिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, उसकी समरी जानना ताकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स जानना, उसके बाद एनालाइज और इंटरप्रेट डाटा को ऐसे मतलब अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ताकि अच्छे से एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाए, और कम्युनिकेट, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स के। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव, अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्वांटिटी की बेस पे पढ़ा, ठीक है। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये बात आप याद रखिए, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है ये बेसिकली यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जब कोई यूजर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको बस ये चीज याद रखनी है कि ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है वो एक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के, जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, उसके लिए ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हुए हैं। ये प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी बोलते हैं जिसको, या तो इनको आप ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी और प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए और भी हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बट प्रिंसिपल जो है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स या प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ये 4 हैं। अब इसकी मेमोरी टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। RRUC, आप सुबह रोज उठ के चाय तो ऑब्वियसली पीते होंगे, या फिर कोई कॉफी पीता होगा, जो चाय नहीं पीता वो कॉफी पीता होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी मेमोरी टेक्निक क्या बताई, रोज उठकर चाय या कॉफी पियो, ठीक है। तो R से क्या है, फर्स्ट R से रिलेवेंस, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, जो भी यूजर ऑफ अकाउंट, मतलब यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, ठीक है। आप रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो आप यूजर हुए फाइनेंशियल, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्ट करेंगे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आप सोचेंगे हाँ भाई जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो रिलायबल है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखी है वो रिलायबल है, ठीक है, सॉरी उसकी रेलेवेंस है, ठीक है। वो इररेलेवेंट चीजें हमें इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डालनी है, ठीक है। जो रिलेवेंट चीजें हैं वो, अब ये नहीं कि बॉस ने आपको डांट दिया, अंबानी ने अपने क्या बोलते हैं मैनेजर को डांट दिया, वो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हैं, रिलेवेंट चीजें आपने डालनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा आ रहा है रिलायबल, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन, अगर एक्चुअल में आपका जो रेवेन्यू है वो 100 रुपीज हुआ है, ए ने बी को सेल किया 100 रुपीज से सेल किया, ठीक है। अब आप बुक्स में ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए 120 रुपए नहीं दिखाएंगे, आप रिलायबल इंफॉर्मेशन देंगे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तीसरा है यूज अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अब आप ऐसी समरी, मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि भाई जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। आपने गिचड़ मिचड़ सब कुछ भी बना दिया, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो यूजर कैसे समझ पाएगा, उसने थोड़ा ना बनाया खुद ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आप देखिए आपकी जो राइटिंग है, मान लीजिए राइटिंग जो है एक बंदे की बहुत खराब है, अब वो राइटिंग जो है वो राइटिंग उसी को समझ में आती है, हमें तो समझ नहीं आती। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो लिखते हैं वो कुछ डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी होती है, कुछ डॉक्टर्स की राइटिंग खराब होती है। जो अच्छी राइटिंग वाले थे वो तो हमें समझ में आते हैं, बट बार बार जो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती वो हमें पूछना पड़ता है डॉक्टर से, डॉक्टर सर आपने ये क्या लिखा है। वैसे ही जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस वे में परफॉर्म किया जाए ताकि हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। उसके बाद उसको कंपैरिजन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसके लिए, कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन भी अच्छे से हो सके। कंपैरिजन मतलब क्या, देखिए अब सेम सेक्टर की 2 कंपनीज ले लेता हूं मैं, ठीक है, सेम सेक्टर की 2 कंपनी ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स और Hyundai, सेम मतलब ये दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं, राइट। अब मान लीजिए अब टाटा को प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, Hyundai को प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज का, या मान लीजिए 120 रुपीज का, ठीक है। अब जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? अगर मान लीजिए Hyundai में 120 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो बोलेगा हाँ भाई ये जो है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, Hyundai ज्यादा कमा रही तो मैं Hyundai में इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मान लीजिए इसने कुछ और तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, इसने कुछ और तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, इसने मान लीजिए एक एक्सपेंस है 20 रुपए का और रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप कैसे कंपेयर कर लेंगे दो चीजों को? ठीक है, अगर मान लीजिए वो 20 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता तो प्रॉफिट बराबर हो जाता 100, ठीक है। तो कंपैरिजन, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाएं, ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो करें जो वर्ल्ड वाइड या फिर एटलीस्ट इंडिया में एक्सेप्टेड हो, और वो आप कंपेयर कर पाएं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, ताकि आप, अब मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी लेनी होती है, आप ऑब्वियसली कंपेयर तो करते हैं ना यार, कंपेयर कि भाई ये जो है ये गाड़ी इतनी माइलेज देती है, ये गाड़ी इतनी माइलेज देती है, इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको उस वे में दिखाने हैं, उस वे में शो करने हैं, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो अच्छे से कंपेयर कर पाए, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के, वो बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये चीज आप याद रखेंगे बस, ठीक है। और क्या है? रोज रोज उठकर चाय पियो। रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपैरिजन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे, ओके। और मैं आपको अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप ऑब्वियसली हमारा पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फुल 8 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो प्लीज़, अगर आपने कोई कोर्स, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया तो आप हमारा टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो हमारा कोर्स प्लस हमारी टेस्ट सीरीज है वो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए, हर चीज़ की एक एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती। वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर हम बोले लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस क्या है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब ये क्या होता है, कुछ टाइम हमें अपने जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च को आपके जो है वो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। आपने किसी को माल बेचा, अब आपको डाउट है कि वो बंदा पैसा देगा कि नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है कि वो दे भी दे, हो सकता है वो ना भी दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक प्रोविजन सा बना लेते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्रोविजन मतलब क्या, 100 रुपए का आपने उनको माल बेचा, तो हमें अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें एग्जैक्ट दिखानी होती है। मैंने बोला ना कि सही दिखानी होती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हाँ भाई वो बंदा पैसे नहीं दे पाएगा, वो तो उसका तो दिवाला निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी कंपनी बंद हो गई। तो ऑब्वियसली आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे ना उसका जो प्रोविजन होगा। मान लीजिए 10 रुपए का माल उसको बेचा था, 10 रुपए का आप टोटल 100 रुपए का माल आपने पूरे साल में बेचा अलग अलग बंदों को, और उस पर्टिकुलर बंदे को आपने 10 रुपए का माल बेचा था। तो ऑब्वियसली आप 10 रुपए माइनस करके आप 90 रुपए रिकॉर्ड करेंगे, जो आपका रिकवरेबल होगा, डेटर्स में रिकवरेबल होगा, ठीक है। तो वो कुछ अब क्या पता कि उसका बिजनेस 2 महीने बाद बहुत अच्छा चल जाए और वो 10 रुपए आपके लौटा दे। तो समटाइम्स क्या होता है, ये अकाउंटिंग जो है वो जजमेंटल हो जाती है, वो सही पिक्चर नहीं दिखा पाती है, राइट। उसके बाद फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है आपको। जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च की या 30, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा पाएगी पिछले साल में जो ट्रांजेक्शन हुए, या एज ऑन जो 31 मार्च को हमारे एसेट या लायबिलिटी हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बता पाएगी। कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन आपको, ये अकाउंटिंग वो तो है नहीं ना एस्ट्रोलॉजर की, आपको भाई फ्यूचर बता दे कि हाँ भाई ये कंपनी अगले साल 100 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी। ऐसा होता तो ऑब्वियसली हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर हो जाता। तो कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है अकाउंटिंग। तीसरा है, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन जरूर पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में फैक्ट्रीज एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो अलग दी हुई है,
और जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है 1976 का, उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन अलग दे रखी है। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि एक चीज को लेकर अलग व्यू होता है एक जगह, एक दूसरी चीज को लेकर अलग व्यू होता है दूसरी जगह, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें फिर डिसाइड करना पड़ता है जो भी मतलब व्यू है, हम कौन सा व्यू फॉलो करें, कौन सा व्यू ना फॉलो करें। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब देखिए, जो आपके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, हम एसेट जो खरीदते हैं, जो लाइबिलिटीज जो हैं, वो सब तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके एप्पल की फैक्ट्री में जो इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं? वो अगर मान लीजिए वो है ही नहीं आपकी फैक्ट्री में, या आपकी फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं कर रहा, तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम उनकी वैल्यूएशन नहीं कर पाते, हम सिर्फ क्वांटिटी में जो मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उनकी वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये भी एक बेसिकली डिसएडवांटेज है कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, या फिर जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के, या फिर जो भी चीजें हैं जो क्वालिटेटिव नेचर की है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, हम उसको रिकॉर्ड करते ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, राइट। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस मतलब क्या? अब मान लीजिए आपका जो स्टॉक है, वो इन्फ्लेशन, तो आपको पता ही होगा कि हर साल जो हमारी कंपनी में वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2019 को कोई सामान खरीदा जो 10 रुपए का था, बट 31 मार्च को महंगाई इतनी बढ़ गई, वो सेम सामान 20 रुपए का हो गया, और वो आपके अभी तक स्टॉक में आपके पास पड़ा हुआ है, वो यूज ही नहीं हुआ कहीं, ठीक है। तो हम लोग बुक्स में 10 रुपए का ही रिकॉर्ड करते हैं उसको, हम कभी भी उस बुक्स में इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं देते हैं। तो एक प्रूडेंस कंसेप्ट है या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जो आपके लॉस है वो आप रिकॉर्ड कर लो पहले ही, बट एक्सपेक्टेड जो गेन्स आने वाले, जो आपको पता है गेन पक्का आएंगे ही आएंगे, वो तब तक आप रिकॉर्ड मत करो जब तक आपको वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए। तो बेसिकली ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट की ही बात कर रहा है कि जो भी प्राइस लेवल के चेंज, जो हमें गेन हो गया एक्चुअल में गेन हो गया, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे अंटिल अनलेस इट इज रियलाइज्ड। तो ये भी ऑब्वियसली, अब मान लीजिए कोई आपने सामान खरीदा, ठीक है, जो बहुत ही एंटीक है, बहुत ही आपको गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड आपने 1 अप्रैल को खरीदा और 31 मार्च को आप गए, गोल्ड की कीमत उस दिन 40,000 थी, इस दिन 50,000 है। तो जो गोल्ड की कीमत है वो आप 40 पे ही रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 50 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको पता भी है कि हाँ नहीं भी आज गोल्ड की कीमत 50,000 रुपए है। तो ये क्या अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है हमारे, वो इग्नोर करते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। उसके बाद है अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग शब्द आपने बहुत सुना होगा। विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मॉल में आप जाते होंगे, मॉल में क्या होता है, विंडो पे मैनिक्यूज रखे होते हैं, मैनिक्यूज के ऊपर ड्रेस बनाई होती है, मैनिक्यूज पे ऊपर ड्रेस, वो बहुत ही और उसके बेस पे ही हम लोग मॉल में या फिर उस पर्टिकुलर शॉप में घुस जाते हैं। तो हम अकाउंटिंग को भी क्या कर सकते हैं, विंडो ड्रेस कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग बाहर से तो एक्चुअल में बहुत अच्छी लगेगी आपको, हम दिखा देंगे सेल 100 रुपए की हुई, एक्चुअल में हमने दिखा दिया 200 रुपए। अकाउंटिंग में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया, और यूजर ऑफ अकाउंट्स को लगे कि हाँ भाई ये तो अकाउंट बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक्चुअल में उसमें 100 रुपए की सेल हुई है, बट हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए 200, मतलब बेसिकली आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ये भी लिमिटेशन है। क्योंकि देखिए अब आप हर एक ट्रांजेक्शन एज अ यूजर ऑफ अकाउंट्स, या फिर यूजर ऑफ अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। यूजर ऑफ अकाउंट्स अगर आप एक्सटर्नल हैं तो ऑब्वियसली आप डे टू डे ट्रांजेक्शन तो देखते नहीं होंगे ना, तो आपको क्या पता अंदर इंटरनल क्या चल रहा है कंपनी में। इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं कंपनी में, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग। वो विंडो ड्रेसिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। आप ये मॉल का एग्जांपल याद रखना, जैसे आप मैनिक्यू को देख के बहुत अच्छे कपड़े पहने, अगर मैनिक्यू में आप शॉप में घुस जाते हैं और एक्चुअल में अंदर शॉप में वो चीज होती ही नहीं है, वैसे ही सेम ये विंडो ड्रेसिंग का कंसेप्ट है। तो ये आपके लिमिटेशंस हो गए अकाउंटिंग के, ठीक है। अब ब्रांचेस कौन कौन सी थी अकाउंटिंग की? बुक कीपिंग की कोई भी ब्रांचेस नहीं थी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल, इसकी 5 ब्रांचेस में आपको बता रहा हूँ। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जो आपको याद करनी ही करनी है, याद करनी मतलब एग्जाम के लिए याद, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट स्टिल अगर आपको अच्छे से, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया तो आप एबल टू आंसर कर पाए इसको, तो आपको याद भी करना है, ठीक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के जो भी हमारा आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये सब किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है,
ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो आप पहली बार मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने फ्लैट्स बना के कस्टमर्स को बेचने हैं, तो वो प्राइस तो आपको प्री डिसाइड करने पड़ते हैं ना, कि आप कस्टमर्स को मान लीजिए 40 लाख रुपए प्राइस बता रहे हैं 2 BHK का, तो आपको वो प्राइस पहले ही डिफाइन करने पड़ते हैं अपने जो बिजनेस में, ताकि अब ये तो नहीं कि आप पहले आप सोचेंगे कि नहीं मैं पहले फ्लैट्स बना लेता हूँ, जितने का बेच उसके ऊपर 10% का मार्जिन रखे, 10 रुपए का प्रॉफिट रख के बेच दूंगा, तो आपके मान लीजिए आपने बहुत सारा उस एरिया में जो प्राइस चल रहा है वो 40 रुपीज चल रहा है, 40 लाख रुपीज चल रहा है, चलिए आपकी कॉस्टिंग ही 42 लाख रुपए आ गई, तो ऑब्वियसली आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा, बिकॉज वही सेम चीज दूसरे बंदे को दूसरी जगह 40 लाख में मिल रही है। सेम कंसेप्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का है। आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले ही आप कॉस्ट डिफाइन कर लेते हैं, हाँ भाई मेरी इतनी कॉस्ट आने वाली है, इसको मैं इतना इतना वैसे कम कर सकता हूँ, और इसके बेस पे ही मैं जो मार्केट का जो रेट चल रहा है उसके बेस पे मैं ये काम कर सकता हूँ, और इसको तो ये बेसिकली बिडिंग जब हम लोग करते हैं, जब हम किसी चीज की बिडिंग करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, समरी हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट को पर्टिकुलरली हम लोग समरीज देते हैं। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो चलो हम देते ही देते हैं, पूरी फाइनेंशियल चीजें तो हम उनको क्या करेंगे, जो पर्टिकुलरली वो डिसीजन मेकिंग के लिए उनको जो पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जो कोई नई मशीनरी खरीदनी है, मैनेजमेंट सोचती है, मैनेजमेंट मतलब बेसिकली आप याद रखना ओनर होता है, मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं पूरे बिजनेस को, ओनर समझ लीजिए, जो उनको एक मशीनरी खरीद रही है, तो उन्होंने मांगा कि हाँ भाई कि इसका जो हमारी पुरानी मशीनरी है उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमारे कितने कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं पूरे साल में, ठीक है, और इतनी डिमांड है एक्चुअल में, नए कस्टमर्स आ गए हैं कि हमें नई मशीनरी की जरूरत पड़ रही है। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं, वो सब जो रिपोर्ट्स हम बना के देते हैं, वो हम किस में बना के देते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बना के देते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चतुर रामलिंगम वाला एग्जाम्पल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली बिडिंग के केस में यूज होती है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों में। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, ये आजकल चला हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली क्या होगी कि मान लीजिए आपके 10 लोग अभी काम कर रहे हैं, 10 लोग अभी काम कर रहे हैं, तो अब आपको रिक्वायरमेंट है 12 लोग की, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, अब 2 लोग और चाहिए आपको, तो उसमें भी हम लोग वो हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में चेक करते हैं कि एक्चुअल में 2 लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है, कौन सी पोजीशन फिल करनी है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अगर आपने कंपनीज एक्ट अगर कहीं पढ़ा होगा तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 135, जो कि MCA का सेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने वो कंपनीज एक्ट जो पब्लिश कर रखा है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 135, ठीक है, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रखी है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, उसको क्या करना होता है, सोशल जो कॉजेज हैं उसके लिए पैसे डोनेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगी, राइट। तो ये सब आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज 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 मेरे को बताइए, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की और एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 होते हैं और मेथड भी 2 होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। अब डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में बेसिकली क्या फर्क है, सिंगल एंट्री में आप घरों का एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक बजट बनाते होंगे, ठीक है, आपकी मॉम ने लिख लिया कि इस साल मेरा इस महीने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया 100 रुपये, ठीक है, राशन का खर्चा आया 50 रुपये, दूध का खर्चा आया 50 रुपये। वो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ इसको सिंगल एक लाइन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ। हाउएवर इन डबल एंट्री सिस्टम आप एक प्रॉपर एंट्री मारते हैं जिसका ड्यूअल इफेक्ट आता है, 1 इज डेबिट 1 इज क्रेडिट, ठीक है, डबल, एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट। सिंगल एंट्री में आपने सिर्फ 1 लाइनर नोट करने हैं, उसमें आपने एंट्री कोई पास नहीं करनी। तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जनरली कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, ये होता है डबल एंट्री। जो बड़ी कंपनीज हैं, जब फर्म्स हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे डेबिट कितना बैलेंस है, क्रेडिट कितना। ये डेबिट क्रेडिट का मतलब मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम आपका फॉलो होता है।
ये जब हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे ना तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ड्युअलिटी कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल या कंसेप्ट जो भी हम अकाउंट्स के वो हम पढ़ेंगे, तो वो उन सब में ये चीजें कवर होगी, तो आप घबराइए मत, ठीक है। फिर आए मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग भी दो होते हैं, एक तो कैश सिस्टम होता है, एक्रूअल सिस्टम होता है। कैश सिस्टम माने क्या होता है कि आपको जब एक्चुअल में कैश का लेन देन होगा, जब आपको कैश, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आज आपने सेल किया, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने आज सेल किया आईफोन सेल किया आपने 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का आपने आईफोन सेल कर दिया, ठीक है। अब कैश सिस्टम में, और वो आपने क्या उधारी पे सेल किया, मतलब वो जो बंदा बोल रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 30 दिन के बाद पैसे दूंगा, ठीक है। अक्रूवल सिस्टम में आप क्या करेंगे कि आज के आज ही आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ भाई मैंने इतना सेल कर दिया। तो इसमें क्या आप एंट्री डालेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, डुअल जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, डुअल डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। इन दोनों में आप याद रखिए डुअल कंसेप्ट ही चलते हैं, बट फर्क क्या है, जिस दिन आपने सेल की उस दिन आपने एंट्री डाल दी, बट कैश सिस्टम में आप कब एंट्री डालेंगे, जब आपको एक्चुअल में 1 महीने बाद कैश रियलाइज होगा, तो आप ये वाली एंट्री नहीं डालते हैं उसमें, उस दिन नहीं डालते हैं जिस दिन आपने सेल की, आप उस दिन डालते हैं जब आपको कैश, तो आप यहां पर क्या एंट्री डालें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब यहां पर जब पैसा रियलाइज हो जाएगा क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो आप देख लीजिए जहां पे अल्टीमेट इफेक्ट सेम आ रहा है, अल्टीमेट इफेक्ट क्या, डेटर से डेटर कट गया, डेबिट क्रेडिट से डेबिट क्रेडिट कट गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही एंट्री पड़ी। बट इस केस में हम लोग 30 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इस केस में हम लोग उसी दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन सेल हुआ। तो ये डिफरेंस है बेसिकली कैश में और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। जनरली जो सिस्टम फॉलो होता है वो अक्रूवल सिस्टम फॉलो होता है कंपनी में, ठीक है। तो सेल, अगर मान लीजिए आपने सेल की 1 लाख रुपीस की, तो जिस दिन सेल की उस दिन आप किस मेथड में रिकॉर्ड करते हैं, वो अक्रूवल मेथड में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस दिन आपने पैसा रिसीव किया वो उस दिन अगर आपने एंट्री रिकॉर्ड की, तो वो हम कैश सिस्टम में करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है अक्रूवल सिस्टम, अक्रूवल मेथड और क्या बोलते हैं कैश मेथड में। आपको याद रखना है ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था, ये दोनों आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, इवन जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी कंफ्यूज होता था। तो ये आपको याद रखना है सिस्टम क्या है और मेथड क्या है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ईपीएफओ लेवल के ही क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप ऑब्वियसली जो मैंने जिस वे में मैंने आपको पढ़ाया मेरे को लगता है कि आपको पसंद आया होगा, एंड आप ये आंसर्स आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड क्रेडिटर सप्लायर्स होते हैं, लेंडर्स कस्टमर होते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, सी, ये आंसर होगा, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, और थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन आप उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसमें बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने खुद प्रिपेयर कर रखे हैं वो क्वेश्चंस, खुद बैठ के आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर ऑन जनवरी 1 सोहन पेड रेंट ऑफ 5,000 रुपीज, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब इसमें देखिए पे मतलब रेंट पे किया है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, 5,000 आपने रेंट दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अकाउंट बैलेंस चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। उसके बाद ऑन मार्च 31 2020 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2,000 ही लेफ्ट विद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 10,000 रुपीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है हमारा, उसकी वजह से कोई भी ये जो चीज है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से हमारा कोई भी अकाउंट के बैलेंस में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इवेंट होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। फिर 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर RRCU, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड मटेरियलिटी, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटनेस एंड मैटर। तो ये मैंने आपको जो बताया RRCU, रोज रोज उठकर चाय पियो, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये ईपीएफओ के लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एंड
इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी नहीं, ठीक है, न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं, आर और आर, ये दो आर जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका आंसर है सी। ठीक है, आई होप जो है आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आप अगर और क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ऑब्वियसली आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, एंड आई होप आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और एंड ईपीएफओ की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।